नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगर अगली बार आपके मुखिया जी आपके इलाके में आए और उनके हाथ में पिस्तौल हो तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि उनका वो हथियार लाइसेंसी होगा और प्रशासन ने हथियार रखने का उन्हें लाइसेंस दिया होगा। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले और उन हमलों में पंचायत प्रतिनिधियों की मौत की घटनाओं से बिहार सरकार चिंतित है और अब सरकार ने उन्हें हथियार से लैस करने का बड़ा फैसला किया है। अब समझिए कि क्या है सरकार का प्लान। तो देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों को अब हथियार रखने का आदेश दे दिया गया है। मतलब ये कि अब मुखिया जी हथियार रखेंगे। अब आप इस पूरे प्लान को समझिए। आवेदन देने वाले जनप्रतिनिधियों को सरकार लाइसेंस देगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिले के डीएम को इसको लेकर चिट्ठी लिख दी है। कैंप लगाकर जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग की अनुमति के बाद ये आदेश जारी किया गया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह आदेश जारी किया है। मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक हथियार रख सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि हथियार अपने पास रख सकेंगे। अब आप ये समझिए कि किन प्रतिनिधियों को यह हथियार मिलेगा। तो कितने प्रतिनिधियों को हथियार मिल सकता है, उसमें अगर देखें तो बिहार में 2,59,260 पंचायत प्रतिनिधि हैं। 2,59,260 पंचायत प्रतिनिधियों में 8,387 मुखिया हैं। वहीं 2,59,260 पंचायत प्रतिनिधियों में 8,387 सरपंच भी हैं। वार्ड सदस्यों की कुल संख्या 1,16,667 है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 11,491 है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 1,161 है। बिहार में पंचों की संख्या 1,14,667 है। यानी बिहार में देखा जाए तो 2,59,260 पंचायत प्रतिनिधियों को लाइसेंस देना होगा। अब आप समझिए कि आखिर जनप्रतिनिधियों को हथियार देने का फैसला बिहार सरकार को क्यों लेना पड़ा, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पिछले 8 महीनों की बात करें तो बिहार में 8 महीने के अंदर 8 मुखिया की हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 8 अप्रैल 2022 को सहरसा में मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पहली हत्या थी। इसके बाद दूसरी घटना जो है 18 जनवरी 2022 को मुंगेर में घटी। वहां भी मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या कर दी गई। वहीं तीसरी घटना जमुई में जयप्रकाश प्रसाद उर्फ प्रकाश महतो की हत्या कर दी गई। चौथी घटना पटना में घटी, जहां प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की हत्या कर दी गई। पांचवी घटना भी पटना में ही घटी। यहां नीरज कुमार की हत्या कर दी गई। वहीं छठी घटना भोजपुर में संजय सिंह की हत्या कर दी गई। आगे गोपालगंज में सुखल मुसहर की हत्या कर दी गई और उसके बाद भागलपुर में अनीता देवी की हत्या हुई। और 19 जनवरी को नालंदा के नेहुसा पंचायत के घर पर गोलीबारी की गई। तो इन 8 घटनाओं को लेकर जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, दहशत में थे और इसको लेकर सरकार भी चिंतित थी और इस वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार देने मात्र से उन पर हमले रुक जाएंगे? क्या पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार देना ही समस्या का समाधान है? मतलब हथियार दे दिया जाएगा तो क्या समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या सरकार से इस कदम से पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी नहीं बढ़ जाएगी? क्या पंचायत प्रतिनिधि आम लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे? क्या पंचायत प्रतिनिधि को हथियार देने से हिंसा नहीं बढ़ेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस फैसले के बाद भी सामने आ रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि आप देखिए, जब पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो हथियार रखेंगे तो इन सब संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। बढ़ते आगे, बिहार से कौन राज्यसभा जाएगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी किसी की भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। एक सीट पर कई दावेदार हैं। दावेदारों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है।
राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस आरजेडी में भी है। आरजेडी में भी मनमुटाव की स्थिति देखी जा रही है। पटना में होते हुए भी तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं गए। जब तेजस्वी यादव से मीसा भारती के राज्यसभा की उम्मीदवारी पर सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं मनमुटाव के मुद्दे पर जब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से पूछा गया तो वो डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में नजर आए। निर्णय होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वही होगा। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। वहाँ कोई संसदीय बोर्ड है नहीं, वो कोई पार्टी है नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो संसदीय बोर्ड उसमें करेगा क्या? वो तो तय होगा कि कौन किसको देना है, कौन धन सेठ है, कौन पैसा वाला है, कौन ज़्यादा दाम बीट करेगा। उसके आधार पर जहाँ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। आरजेडी में जो सिरफुटअव्वल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर के देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। बिहार का नेता प्रतिपक्ष है और बिहार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है। अनेक काम करने पड़ते हैं, सारा इंतजाम सब चीज यहाँ से किया हुआ है। कोई राष्ट्रीय जनता दल में जो थोड़ा सा विभेद दे रहा है, मैं उसको मूर्ख कह रहा हूँ। तेजस्वी नेता हैं, तेजस्वी नेता रहेंगे। राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एक सीट जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भी है। लेकिन आरसीपी सिंह के नाम पर ना तो ललन सिंह खुलकर बोलते हैं और ना ही उपेंद्र कुशवाहा। और जब आरसीपी सिंह से सवाल हुआ तो वो भी मीडिया पर ही भड़क गए। अब हम तो यही पूछेंगे कि सवाल पर झल्ला रहे हैं, क्या राज्यसभा जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा में आरसीपी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएं। लेकिन जब यही सवाल आरसीपी से पूछा गया तो वे भड़क गए। दूसरी सीट पर जो आपकी सीट खाली हो रही है, क्या दोबारा आपको पार्टी भेज रही है? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस सिलसिले में पार्टी के कमान से? ये सब कहने की चीज होती है जी। तो क्या सर आप जा रहे हैं? ये हमको क्या पता है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो क्या सब बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब? आप जब मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आयोग के अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना, 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी। तब प्रक्रिया शुरू होती तो है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह से जब सवाल हुआ कि क्या आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली। एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह। अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा। लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है, इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। यही सवाल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछा गया कि क्या पार्टी आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेज रही है, तो वे भी गोलमोल जवाब देकर बचते दिखे। पार्टी की तरफ से तो आप लोगों को पता है कि अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हो चुका है। अनिल हेगड़े जी नामांकन करेंगे कल और जो अगले महीने ही तो हो गया है। दूसरा के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। 7 जुलाई तक देश भर की 57 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें बिहार की भी 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में एक सीट
केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का भी है। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, इस हिसाब से जेडीयू इस बार किसी एक ही सदस्य को राज्यसभा भेजने में सक्षम है। हाल के दिनों में जेडीयू के अंदर दिखी गुटबाजी के बाद सियासी गलियारे में ये सवाल तैरने लगे हैं कि क्या आरसीपी सिंह की राज्यसभा में वापसी होगी या नहीं। फिलहाल इसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक कांड में 2 आरोपियों से आज पूछताछ होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीपीएससी पेपर लीक कांड में 2 लोगों से आज पूछताछ होनी है। राजेश कुमार और सुधीर सिंह से पूछताछ की जाएगी। कृषि विभाग में सहायक हैं राजेश कुमार, जिनसे पूछताछ होनी है। ईओयू की टीम ने दोनों को 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। पेपर लीक कांड में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों को 2 दिनों की रिमांड दी है। हालांकि अदालत ने 5 दिनों के रिमांड को अस्वीकार कर दिया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम दोनों से पेपर लीक मामले में गहन पूछताछ करेगी। बीपीएससी पेपर लीक कांड की शुरुआत और गिरोह में शामिल दूसरे सदस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाएगी। गिरफ्तार 8 लोगों में आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज पर तैनात बड़हरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता, कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य, कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार, इन सभी के नाम शामिल हैं। मतलब 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 2 लोगों से ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस नजर आती है। और कुछ ऐसी तस्वीर आज पीएमसीएच के ओपीडी में देखने को मिली। दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग ओपीडी काउंटर के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए घंटों खड़े नजर आए। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का दावा लगातार बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। और बताते चले कि इस बढ़ती गर्मी के कारण जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि पीएमसीएच का ये ओपीडी है जहां पे पंजीकरण किया जाता है और यहां देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है। तकरीबन 14 काउंटर हैं, लेकिन काम कुछ ही कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों को काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। चिलचिलाती धूप में भी लोग खड़े रहते हैं, तो दूर दराज से आते भी हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए भैया? औरंगाबाद जिला से सर। किस चीज़ का इलाज कराने आते हैं? वो थोड़ा भाई के हड्डी टूट गया था पंजरे में, तो वहाँ से छुट्टी हुआ 15 दिन के लिए। तो 15 दिन से घर से आया था, बोला CDS में आपको चेक करवाने पड़ेगा। इसीलिए कितने देर से आप खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1 घंटा से खड़े। 1 घंटे से? पटना से जी। किस चीज़ का इलाज कराने? स्किन प्रॉब्लम है। स्किन प्रॉब्लम। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा आपको भी हो गया? हाँ जी, भागलपुर से। भागलपुर से आए? क्या नाम है? मोहम्मद आलम। आप कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? घंटा भर तो हम भी खड़े हैं। घंटे भर से आप भी खड़े? उस घड़ी तो खुलबो नहीं किया था। हाँ। तो ये महिलाओं का काउंटर है। स्पेसिफिक काउंटर जो है वो 3 और 4 नंबर काउंटर जो है वो महिला का है। तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ कतारबद्ध होकर खड़ी है। कहाँ से आई हैं? किस चीज़ का इलाज कराने आई हैं? हेलहा से आए हैं। बच्चा के जख्म वाले सिर में वही इलाज कराए हैं। कितने देर से खड़ी है यहाँ पे? अभी थोड़ा देर से खड़ी है। तो देखिए ये थोड़ी देर से खड़ी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए ये अलग काउंटर है, तो जिस कारण से थोड़ी भीड़ यहाँ पे कम है। लेकिन बाकी दूसरी काउंटर की बात करें तो सभी जगहों पे काफ़ी लंबी भीड़ है, लोग दूर दराज से आए हैं। और देख सकते हैं कि मात्र 6 काउंटर जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। 2 काउंटर जो है वो स्टाफ काउंटर है यहाँ पे, तो स्टाफ काउंटर पे सजगता नज़र आ रही है। बाकी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 काउंटर बंद है। देख सकते हैं कि 7 नंबर काउंटर, 8 नंबर काउंटर दोनों बंद हैं। इधर अगर हम बात करें तो ये विशेष तौर पे आपात स्थिति के लिए काउंटर बना हुआ है, जो भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है। तो ये कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक्टर सोनू सूद ने नालंदा के रहने वाले सोनू कुमार का एडमिशन पटना में करवा दिया है। हॉस्टल की भी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। एक्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कई दिनों सोनू प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की मांग कर रहा था और उसका एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में करवा दिया गया है। सोनू ने जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार से मिलकर पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने सोनू की कहानी सबके सामने लाई थी।
न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद एक्टर सोनू सूद मदद के लिए आगे आए और उन्होंने पटना में सोनू का एडमिशन करवा दिया है और अब हॉस्टल की भी व्यवस्था कर दी है। बिहार सरकार ने गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। डीएम से जुड़ी फाइल एसवीयू के पास पहुंच गई है। अब अभिषेक कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। वहीं गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ खुद डीजीपी पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर आईजी और एसपी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि एसवीयू के डीआईजी ने तीनों के खिलाफ गया में रहकर जांच की और उसके बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी। मामले के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। के तत्कालीन डीएम अभिषेक कुमार सिंह पे आज एफआईआर हो सकती है और ये एफआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। आज किसी भी वक्त गया के तत्कालीन डीएम, जैसा हमने पहले बताया कि अभिषेक कुमार सिंह पर एफआईआर हो सकती है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि यहीं पे वो एफआईआर लॉन्च की जाएगी और एफआईआर से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है वो विशेष निगरानी इकाई में पहुँच चुकी है, फाइल पहुँच चुका है। और जो आरोप है अभिषेक कुमार सिंह पे वो ये है कि जब वो डीएम थे गया के तो अपने आवासीय परिसर में लगे वृक्ष पेड़ों को उन्होंने कटाई करवा दी। साथ ही साथ गलत तरीके से कह सकते हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आर्म्स का लाइसेंस उन्होंने धड़ल्ले से बांटा। इसके साथ ही साथ और कई विभागीय अनियमितता का आरोप है। सभी आरोपों की जांच जो है सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के जो पदाधिकारी हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करवाया और उसके बाद आरोप जो है वो पूर्णतः सही पाया गया, जिसके बाद आज एफआईआर की बात सामने आ रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहली पारी में ही ये कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके साथ साथ बताते चले कि गया रेंज के जो तत्कालीन आईजी हैं अमित लोढ़ा, उसके अलावा गया के एसएसपी जो है आदित्य कुमार, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच जो है वो चल रही है और उसमें और तेजी लाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि एफआईआर जब लॉन्च होगा गया के तत्कालीन डीएम के खिलाफ तो उसके साथ ही साथ इन अधिकारियों के खिलाफ भी जो है जाँच आगे बढ़ेगी और अगर ये दोषी पाए जाते हैं, चूँकि इन लोगों के ऊपर भी कई तरह के मामले हैं, पूर्ण शराबबंदी जो है उसमें सुस्त रवैया अपनाने का मामला है, साथ ही साथ कई और आरोप लगे हैं जिसकी पड़ताल विशेष निगरानी इकाई के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और अब कार्रवाई की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं अधिकारियों की। और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री से सरकार से जो है अनुमति मिल चुकी है एफआईआर करने की और आगे पूरे मामले की पड़ताल करके कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति मिल चुकी है। तो अब थोड़ी देर के बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि पहली पारी जब समाप्त होगी तो उसी दौरान जो है ये एफआईआर लॉन्च कर लिया जाएगा, यानी कि आज इन आला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गया के तत्कालीन डीएम जो हैं अभिषेक कुमार सिंह, उन पर जब आरोप सामने आया तो उन्हें बुडको का एमडी बनाया गया और फिर जैसे ही आरोप को लेकर के जांच शुरू हुई सरकार ने उन्हें अभिषेक कुमार सिंह को उनके कैडर में वापस जाने की अनुमति भी दे दी। तो अब इस पर भी जो है जांच की जाएगी कि कैसे अनुमति मिली, क्या कुछ रहा पूरा मामला। तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।